डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीय वर्ष बीए हिंदी पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय अंतर्गत खंड 7 की इकाई 23 छायावाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आधुनिक हिंदी काव्य से संबंधित खंड की यह पहली इकाई है। इसमें आप छायावाद नामक काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप द्विवेदी युगीन काव्यधारा से छायावाद के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे। मतलब कि द्विवेदी युग से छायावाद का क्या संबंध है, छायावाद के दौर की परिस्थितियों का उल्लेख कर सकेंगे, छायावाद का अभिप्राय समझा सकेंगे कि छायावाद क्या है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषताएं बता सकेंगे, छायावाद की भाषा की विशेषताएं बता सकेंगे और छंद, प्रतीक, शैली आदि के संबंध में छायावादी काव्य की विशिष्टता का उल्लेख कर सकेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इस पाठ्यक्रम में आप अब तक द्विवेदी युगीन साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन कर चुके हैं। द्विवेदी युग के बाद के दौर में हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का स्वतंत्र रूप से और तीव्र गति से विकास हुआ। इसलिए इस खंड में और आगे के खंडों में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को विधाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत 7वां खंड आधुनिक हिंदी काव्य से संबंधित है और यह इस खंड की पहली और पाठ्यक्रम की 23वीं इकाई है। इस इकाई में आप छायावाद नामक काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्यधारा के विकास में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्यधारा ने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जैसे महान रचनाकार दिए हैं। छायावाद ने न केवल अंतःवस्तु के स्तर पर वरन काव्य भाषा और संरचना शिल्प की दृष्टि से भी हिंदी कविता को समृद्ध किया है और उसे उत्कृष्टता प्रदान की है। आप इस इकाई में इसी काव्यधारा का अध्ययन करेंगे। आरंभ में हम जानेंगे कि इस काव्यधारा का नाम छायावाद क्यों और कैसे पड़ा। हम उन परिस्थितियों से भी आपको परिचित कराएंगे जिनके बीच यह काव्य आंदोलन उदित हुआ, तथा इस बात पर भी विचार करेंगे कि छायावाद से क्या तात्पर्य है। इस इकाई में हम छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों से परिचित होंगे और भाषा, छंद, शैली, प्रतीक आदि की दृष्टि से भी उसके योगदान की चर्चा करेंगे। इकाई के अंत में हम प्रमुख छायावादी कवियों के साहित्यिक अवदान का उल्लेख करेंगे। इस प्रकार पूरी इकाई पढ़ने से आपको स्पष्ट हो सकेगा कि हिंदी काव्य के विकास में छायावाद की क्या भूमिका है। छायावाद की पृष्ठभूमि। मित्रों, हिंदी कविता में वाद परंपरा का प्रारंभ छायावाद से माना जाता है। द्विवेदी युग के समाप्त होते होते हिंदी में एक नूतन काव्यधारा जन्म लेने लगी थी, जो आगे चलकर छायावाद के नाम से पहचानी गई। इस नूतन काव्यधारा को छायावाद नाम किस आधार पर दिया था, यह आज भी स्पष्ट नहीं है। छायावाद का आरंभ ठीक ठीक कब हुआ, यह बताना असंभव है। कोई इसका आरंभ निराला की कविता जूही की कली से के प्रकाशन से मानता है, तो कोई पंत के काव्य संग्रह से। जूही की कली का प्रकाशन 1916 ईस्वी सन में हुआ था और वीणा 1918 में प्रकाशित पंत का पहला काव्य संग्रह है। मुकुटधर पांडे की कविता कररी के प्रति से भी कई लोग छायावाद का आरंभ मानते हैं।
छायावाद का आरंभ ठीक ठीक किस कविता से माना जाए, इसका निर्णय करने की बजाय हम इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे कौन से कारण हैं जिसने छायावाद नामक नई काव्यधारा के उदय के लिए जमीन तैयार की। कुर्री के प्रति या जूही की कली या प्रसाद और पंत की आरंभिक कविताएं जिस सत्य की ओर इंगित करती है वह यह है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा था जो पूर्व की काव्य प्रवृत्तियों से भिन्न थी। यह प्रवृत्ति उन नए रचनाकारों के माध्यम से सामने आ रही थी जिन्होंने अपना लेखन अभी आरंभ ही किया था। इसी नई काव्य प्रवृत्ति का नाम छायावाद क्यों और कैसे पड़ा, यह पूर्ववर्ती काव्य प्रवृत्तियों से किस रूप से भिन्न थी तथा वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने इस नई प्रवृत्ति के लिए जमीन तैयार की, इसका अध्ययन आप आगे करेंगे। द्विवेदी युगीन काव्य और छायावाद। वीरगाथा काव्य, भक्ति काव्य और श्रृंगार काव्य की मध्ययुगीन परंपरा से भिन्न आधुनिक युग में हिंदी काव्य में नवीन काव्य प्रवृत्तियों का उदय हुआ। भारतेंदु युग मध्ययुगीन काव्य प्रवृत्तियों और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष का युग था। एक और भक्तिपरक और श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जा रही थी तो दूसरी ओर राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सुधार और नए जीवन मूल्यों का वाहक काव्य भी रचा जा रहा था। आधुनिक काल के आरंभ होने से पूर्व हिंदी में साहित्य ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, जबकि अब गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और कविता अब भी ब्रज में लिखी जा रही थी। लेकिन भारतेंदु युग में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग क्यों हो। यह द्वंद्व 20वीं शताब्दी में प्रवेश के साथ समाप्त हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से यह दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए और इसके लिए खड़ी बोली ही संबंध उपयुक्त है। भारतेंदु युग के साहित्य में जिन प्रवृत्तियों के अंकुर फूटे थे, द्विवेदी युग में उनका ही विकास हुआ। तथापि द्विवेदी युग की परिस्थितियां और समस्याएं वही नहीं थीं। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना पहले से अधिक प्रबल हुई। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि रीतिवादी काव्य परंपरा का पूर्ण अस्वीकार आवश्यक है। रूढ़िवाद के प्रति विरोध की ही यह अभिव्यक्ति थी। इसका प्रतिफल द्विवेदी युग के काव्य में सामाजिक उत्थान की भावना के रूप में हुआ। वर्तमान की दिनहीन दशा मतलब कि गुलामी का एहसास, अतीत के प्रति गौरव भाव और भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प द्विवेदी युग की कविता का आधार बना। परंतु इस युग के काव्य में स्वतंत्रता और मुक्ति की कोई स्पष्ट भावना नहीं उभर सकी। गुलामी का अनुभव तो हुआ, परंतु मुक्ति की प्रबल चाह उसका स्थान न ले सकी। स्थूल यथार्थ तो कवि की नज़रों में आया, लेकिन उसमें निहित सत्य को देखने की अंतर्दृष्टि विकसित न हो सकी। यही कारण है कि द्विवेदी युग के काव्य को इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का काव्य कहा गया। द्विवेदी युग में खड़ी बोली में काव्य रचा जाने लगा, लेकिन छंदयुक्त होने पर भी भाषा गद्यात्मक ही रही। काव्य के अनुकूल उसमें कोमलता, लयात्मकता और संवेदनात्मकता का समावेश न हो सका। लेकिन दूसरे दशक में ही मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि कवियों ने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का उदय होने लगा था। ये कवि भाव और भाषा दोनों स्तरों पर द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। प्रकृति और मानव जीवन को आत्मगत, आत्मीय और रूमानी दृष्टि से देखने की ललक कवियों में उत्पन्न हो रही थी। द्विवेदी युग की वस्तुवादी
नैतिकतावादी दृष्टि से यह भिन्न थी। इससे उदित होती नई प्रवृत्ति जिसे स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, जिसने छायावाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। छायावाद की परिस्थितियाँ। प्रथम युद्ध की समाप्ति के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ तेजी से बदल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के समूचे ढांचे पर स्थायी और जबरदस्त प्रहार किया। 1970 की रूसी काव्य क्रांति ने भी संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया, विशेष रूप से उन देशों पर जो परतंत्र थे। भारत में भी इसी दौर में जन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इससे पहले तक भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष केवल चिट्ठियों, आवेदनों और लेखों से ही अभिव्यक्त हो रहा था, और वह भी केवल कुछ अधिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। परंतु 1916 में गांधी जी के भारत आगमन के बाद कांग्रेस का आंदोलन शहर में रहने वाले शिक्षित उच्च मध्य वर्ग से निकलकर गरीब किसानों और मजदूरों के बीच भी फैल गया। इसके साथ ही यह भावना भी प्रबलतम होने लगी कि केवल स्वतंत्रता और मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो सकता है। दासता से मुक्ति की यह भावना इतनी प्रबल हो रही थी कि यह केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि प्राचीन रूढ़ियों, मान्यताओं और रीति रिवाजों से मुक्ति की कामना भी उभर रही थी। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव अब लोगों को खलने लगे थे। नए शिक्षित मध्यम वर्ग को अब नए जीवन मूल्यों और आदर्शों की जरूरत महसूस होने लगी। इसी चाह ने उसे यूरोप के पुनर्जागरणकालीन आदर्शों और विचारधाराओं को जानने समझने की ओर प्रेरित किया। पुनर्जागरण से प्रेरित यूरोप के स्वच्छंदतावादी साहित्यिक आंदोलन ने उसे सोच और संवेदना का नया धरातल दिया। वस्तुतः उस युग में भारत का बुद्धिजीवी जिन सामाजिक परिस्थितियों के बीच जी रहा था, लगभग वैसी ही परिस्थितियां 100 साल पहले के यूरोपीय समाज में भी थी। जैसी मुक्ति की इच्छा और छटपटाहट भारत का मध्यम वर्ग इस समय कर रहा था, वैसी ही भावना तत्कालीन यूरोपीय समाज में मौजूद थी। इसलिए ये स्वाभाविक था कि नए कवि उनके काव्य से प्रेरणा लेते। किट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैली आदि रोमांटिक कवियों के काव्यों और उनके लेखन ने उन्हें सोचने समझने का नया क्षितिज प्रदान किया। छायावाद का अभिप्राय क्या है? प्रसाद, निराला, पंत आदि कवियों की कविताएं 1915-16 के आसपास सामने आने लगी थी। इस नई तरह की कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। पत्र पत्रिकाओं में इनकी चर्चा होने लगी। डॉक्टर नामवरसी के अनुसार 1920 ईस्वी सन तक इन कवियों के लिए छायावाद नाम रूढ़ हो गया। जबलपुर की पत्रिका श्री शारदा में मुकुटधर पांडे के हिंदी में छायावाद नाम से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित हुई, जिसमें पहली बार छायावाद के बारे में विधिवत विचार किया गया था। 1921 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार नामक किसी लेखक ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा। इन निबंधों से स्पष्ट है कि नई तरह की कविताओं के लिए छायावाद शब्द 1920 तक स्वीकृत हो चुका था। छायावाद नाम कैसे प्रचलित हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सुशील कुमार के लेख से स्पष्ट है कि उनके लिए ये कविताएं टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट होने के कारण छायावादी कही जाने लगी। मुकुटधर पांडे ने अपनी लेखमाला के दूसरे निबंध छायावाद क्या है में इस प्रश्न पर विचार किया है। उनके अनुसार अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुराने ईसाई संतों
के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। आचार्य शुक्ल के इस मत पर टिप्पणी कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यह भ्रम ही है कि इस प्रकार के काव्यों को बंगला में छायावाद कहा जाता था और वहीं से यह शब्द हिंदी में आया है। द्विवेदी जी ने छायावाद नाम पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकारणीय हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविताएं की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया और बाद में भी इसे या तो चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति में के रूप में माना गया या फिर रहस्यवाद के अर्थ में। बहरहाल यह स्पष्ट है कि उस युग की नई तरह की कविताओं के लिए छायावाद नाम सोच विचार कर नहीं रखा गया। शायद उपहास उड़ाने के लिए यह नामकरण किया गया, परंतु जब एक बार यह नाम प्रचलित हो गया तो इसे स्वीकार कर लिया गया। छायावाद नाम स्वीकृत होने के बाद भी यह समस्या बनी रही कि इसका अभिप्राय क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कवि अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कविता कहना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के दो अर्थ किए हैं, एक रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली के अर्थ में। उन्हीं के शब्दों में देखें तो छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। उनके अनुसार छायावाद का पहला अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। छायावाद की कविताओं के संदर्भ में ईसाई धर्म, पश्चिम के स्वच्छंदतावादी कवियों और रविंद्रनाथ की कविताओं की विशेष रूप में चर्चा हुई। शुक्ल जी ने छायावाद पर ईसाई धर्म, यूरोपीय कविता और रविंद्रनाथ के प्रभाव की चर्चा की है। उन्होंने छायावाद को या तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा के भाव के आधार पर रहस्यवाद समझा या फिर वे छायावाद को शैली मात्र समझते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी छायावाद की आध्यात्मिक परिभाषा होती रही। यह अवश्य हुआ कि छायावाद में निहित रहस्य भावना को उसका भाव पक्ष मान लिया गया और शैली पक्ष विशेषताओं को उसका कला पक्ष। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी यद्यपि छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकारते हैं, परंतु उनके अनुसार उनकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी छायावाद में मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता स्वीकार की है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि छायावादी कविता बाह्य इंद्रिय बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने उसका मर्मोद्घाटन करती है। छायावाद को कई कवियों, आलोचकों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छायावाद के संबंध में स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद की चर्चा होती रही। उसमें रहस्य भावना की प्रमुखता स्वीकार की गई तो दूसरी ओर उसके मानवतावादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया गया। उसके नवीन कला पद्धति की पहचान की गई
परंतु छायावाद के भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतः संबंधों की सुविचारिता व्याख्या नहीं की गई। छायावाद को तब तक सही ढंग से नहीं समझा जा सकता था जब तक कि उसे तत्कालीन स्थितियों के संदर्भ में नहीं देखा जाता। यह काम बाद में रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवरसी प्रबुद्ध आलोचकों ने किया। इन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन और पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा। पश्चिम के स्वच्छंदतावादी कवियों, टैगोर के काव्य और निराला आदि छायावादी कवियों के काव्य की समानता के कारण पर विचार करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि शैली, ठाकुर और निराला के युगों की परिस्थितियों में एक बात समान रूप से विद्यमान है और वह है पूंजीवाद का प्रारंभिक विकास। डॉक्टर नामवरसी ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए लिखा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, इसकी काव्यात्मकता अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। मित्रों, आज हमने छायावाद की पृष्ठभूमि में द्विवेदी युगीन काव्य और छायावाद कालीन परिस्थितियाँ, छायावाद का अभिप्राय आदि के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः